जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नैया पार के यूजीसी नेट चैनल में। आप सामने देख रहे हैं कि हम आज भवानी प्रसाद जी को पढ़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट नंबर 9 मध्य प्रदेश के विशिष्ट साहित्यकार और उनकी कविता लगी हुई है। और वहीं एमपी सेट यूजीसी नेट के सिलेबस में भी भवानी प्रसाद जी की कविताएं लगी हुई हैं, दोनों में कॉमन है, ये बहुत अच्छी बात है। हम वही पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बैच है वो चल रहा है। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है, या आप सीधा सा नैया पार का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर अभी टल गया है और आपको ये अफसोस हो रहा था कि अगर पेपर समय पर हो तो आपकी तैयारी कम थी, तो अभी आपको और टाइम है, लगभग 1 से 1.5 महीने का। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, शायद आपको फीस में भी डिस्काउंट पेपर के हिसाब से मिल जाएगा। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले के लिए भी बैच चल ही रहा है। अब हम चलते हैं भवानी प्रसाद जी पर। भवानी प्रसाद मिश्र इनका जो नाम है, आप जान ही रहे होंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आपने जन्म लिया था। और होशंगाबाद जो जिला है, जिसे हम नर्मदापुरम वर्तमान में कहते हैं, तो नर्मदापुरम जिले के टिगरिया गांव में आपका जन्म हुआ था। इनका जन्म यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और 85 तक आप साहित्य की सेवा में बने रहे। 1985 में आपको मृत्यु का प्राप्त हुए, आपका निधन हो गया 1985 में। 1914 में आप जन्मे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के टिगरिया गांव में आपका जन्म हुआ था। इसको विशेष रूप से याद कीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी को कुछ उपनामों से जाना जाता है, आपको भी उपनाम वो याद होने चाहिए। एक तो सहजता का कवि, सहजता का कवि, और ये किसने नाम दिया था, ये अग्गे जी ने इनको नाम दिया था। एक ऐसा ही मिलता जुलता इनका नाम और है, सहज संवेदना का कवि, सहज संवेदना का कवि। और ये किसने कहा था, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने। इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो उदय प्रकाश जी ने कहा था। क्या कहा था, कविता का गांधी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। मन्ना भाई और भवानी भाई भी इनके उपनाम हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कुछ छुपे छुपे उपनाम पूछे जाते हैं। आप शायद जानते होंगे, पेपर देखा होगा, तो ऐसा ही मन्ना भाई, भवानी भाई भी इनको कहते थे। गांधी, कविता का गांधी भी उदय प्रकाश जी ने इनको कहा, सहजता का कवि अग्गे ने कहा, और सहज संवेदना का कवि आपको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो ये आपके उपनाम है। अब देखते हैं आपकी कुछ जीवन से संबंधित बातें, फिर अपनी कविता पर चलते हैं। बचपन में ही इनकी कई कविताएं कोलकाता से प्रकाशित हिंदू पुंज जो पत्रिका थी उसमें छप चुकी थी। इनका पहला काव्य संग्रह है गीत फरोश, इसको याद कर लीजिएगा। इनका पहला काव्य संग्रह है गीत फरोश, गीत फरोश इनका पहला काव्य संग्रह है, जो कब आया था, 56 में प्रकाशित हुआ था। और इसी के कारण आपको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो सबसे पहले गीत फरोश से हुई थी। और इसकी एक कविता का नाम भी गीत फरोश है, जिससे आपको बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त हुई। अब इनकी रचनाओं पर चलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी की में, और इनके काव्य संग्रह देखते हैं। इनका पहला ही काव्य संग्रह गीत फरोश है, जो 1956 में छपा था। इस गीत फरोश जो काव्य संग्रह है, इसमें एक कविता है गीत फरोश। इसकी कविता भी कौन सी है, गीत फरोश। इस गीत फरोश के बारे में अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, जैसे इन्होंने गीत फरोश कविता क्यों लिखी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसी में एक और है इनकी जो कविता है, वो है सतपुड़ा के जंगल। इसी में 2 महत्वपूर्ण कविताएं लगी हैं। सतपुड़ा के जंगल कहां फैले हुए हैं, तो आप बेहिचक कहिए कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगल फैले हुए हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लगे हुए जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर बहुत घने जंगल, साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। उसी जंगल के बारे में आपने लिखे हैं, जहां पर गौड़ जनजाति पाई जाती है। और गीत फरोश व्यंग्यात्मक कविता, एकालाप, नाटकीय गुणों से युक्त कविता है, जो गीतों के खरीद फरोश पर लिखी गई है। और उसमें कई चीजों पर व्यंग भी किया गया, भ्रष्टाचार पर भी किया गया, बेईमानी पर भी किया गया, वो हम देखेंगे। दूसरा है चकित है दुख। आपको क्रम भी याद रखना है, गीत फरोश के बाद चकित है दुख 68 में आई, अंधेरी कविताएं 67 में है, गांधी पंचसती
ये बहुत पूछी जाती है कि गांधी पंचसती किसकी है, तो इन्हीं की है। बुनी हुई रस्सी 71 में आई, ये बहुत प्रसिद्ध हुई और इस पर इनको 1972 में क्या मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध इनकी गीत फरोश है, लेकिन बुनी हुई रस्सी पर आपको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसको भूलना नहीं है, 1972 में। खुशबू के शिलालेख, ये बहुत पूछी जाती है 73 की इनकी कि किसकी रचना है, तो खुशबू की शिलालेख भवानी जी की रचना है। व्यक्तिगत, ये नेट में पूछी गई थी और इसलिए आपको याद होनी चाहिए। अनाम तुम आ जाते, ये अनाम तुम आ जाते शमशेर बहादुर की कविताओं के नाम जैसा है, इसलिए इसको भी याद कर लेना कि अनाम तुम आ जाते भवानी प्रसाद जी की है। परिवर्तन जिए, इदम ना मम, तुकों का खेल, ये बाल काव्य है। और कालजयी इनका खंड काव्य है। आत्मजयी किसका है, तो यहां लिख लेना आत्मजयी, कभी कंफ्यूज ना हो। आत्मजयी किसका है, तो कुंवर नारायण का है, कुंवर नारायण का है। और कालजयी किसका है, तो कालजयी भवानी प्रसाद जी का है। त्रिकाल संध्या 1978 में, ये त्रिकाल संध्या कोई रचना नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। त्रिकाल संध्या क्या है, कोई रचना नहीं है इनकी। तो क्या है त्रिकाल संध्या, तो त्रिकाल संध्या इनकी कविताओं का संकलन है, इनकी कविताओं का संकलन है। किसके द्वारा यह संकलन किया गया और संपादित किया गया, तो इसका संकलन और संपादन किसने किया था, उदय प्रकाश ने किया था, उदय प्रकाश जी ने किया। तो इनकी कविताओं का संकलन है कौन, त्रिकाल संध्या के नाम से 1978 में। संपादन कौन कर रहा है, तो उदय प्रकाश जी कर रहे हैं। शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक। ये नीली रेखा तक आपको याद करना है। नीली रेखा तक क्यों करना है, क्योंकि इसी में इनकी एक बड़ी फेमस कविता है सन्नाटा, सन्नाटा। ये सन्नाटा कविता इसी में लगी हुई है। तूस की आग, ये मरणोपरांत है। एक कोहरे मेरे, ये प्रेम कविताओं का इनका संकलन है। तो इतनी कविताएं इनकी हैं। इनकी कविताओं की जो विशेषता साथ में मैं बताता जा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक इनका संस्मरण है, जिन्होंने मुझे रचा, और ये बहुत पूछा जाता है, जिन्होंने मुझे रचा। और इनका एक निबंध भी है, कुछ नीति कुछ राजनीति, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये इनका साहित्य संसार था। इनने संपादन भी किया विचार पत्रिका का नागपुर से, कल्पना का हैदराबाद से। आपको इस कल्पना पत्रिका को याद रखना है, क्योंकि ये बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही। और इसका संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया था भवानी प्रसाद जी ने, कल्पना पत्रिका का। गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन भी इन्होंने किया। गांधी वांग्मय से गांधी जी का पूरा जो साहित्य है उसका प्रकाशन किया गया था। तो उस प्रकाशन मंडल में आप रहे और गांधी जी का जो हिंदी साहित्य लिखा गया उसका प्रकाशन आपने किया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गांधी वांग्मय का संपादन किसने किया था, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया। और महात्मा गांधी की जय, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, गांधी मार्ग का संपादन, ये इन्होंने संपादन कार्य किए हैं। संयोग संपादन संयोगी कौन कौन रहे, तो वो इनके साथ और रहे, ये अपन को याद नहीं करना। चलिए, ये अनुवाद कार्य है इनका। प्राप्त पुरस्कार, तो काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 72 में, बता चुका हूं। अखिल भारतीय हिंदी प्रशासक संघ की तरफ से परिवर्तन जीए को सर्वश्रेष्ठ काव्य पुरस्कार मिला, तो इसको सर्वश्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश कला साहित्य के द्वारा शिखर सम्मान से भी आप सम्मानित हो चुके हैं 83 में। दिल्ली प्रशासन कला परिषद द्वारा गालिब पुरस्कार आपको मिला। तो इतने पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो यहां पर लिखी हैं। कमल के फूल, सतगड़ा के जंगल, सन्नाटा, बूंद टपक एक नभ से, मंगल बरसा, टूटने का सुख, प्रलय, असाधारण, स्नेह पथ, गीत फरोश और बाणी की दीनता। ये जो बाणी की दीनता देख रहे हैं, एक ऐसे ही नाम से कविता और है। उस कविता का नाम है बाणी की व्यथा, और वो किसकी है, सुमन जी की है, सिमंगल सिंह सुमन की। तो मैं यहां लिख देता हूं बाणी की व्यथा। ये आपको कंफ्यूज करती इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और एक किसकी है, सुमन जी की है। सुमन जी स्त्री नहीं है, सिमंगल सिंह सुमन है ये, है ना।
अब इनके लिए कुछ विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की है, उन विद्वानों की राय हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे ने भवानी प्रसाद के कवि कर्म के बारे में कहा है, जिंदगी का हर क्षण बिता का स्पंदन, परंतु उसकी पूर्णता किसी ना किसी निष्कर्ष में है। क्षणों की पूर्णता के आधार पर ही कवि मानसिकता में बिंब बनाता है। जागरूक कवि की जिंदगी का रेसा रेसा कविता है और कविता का हर रेसा जिंदगी। मिश्र जी का कवि कर्म इस कसौटी पर खरा उतरता है। कहानीकार उदय प्रकाश वही हैं जिन्होंने इनके कहानियों का संकलन त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित कराया था और उन्होंने कविता का इनको गांधी कहा है, किंतु स्वयं मिश्र जी कविता का बेटा मानते हैं अपने आप को। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है और ये किसने कहा है सहजता का कवि? अग्गे ने कहा है, मैं बता चुका हूं आपको। अब इनकी कविता पर चलते हैं। गीत फरोश इनकी जो कविता है। अग्गे के बारे में एक तथ्य और बताना था यहां पर मुझे कि अग्गे ने इनको नाम तो दिया ही दिया है, लेकिन अग्गे ने इनके संपूर्ण साहित्य का संपादन भी किया था। और अग्गे ने जब इनके संपूर्ण साहित्य का संपादन किया तो उसका नाम था अंतर्मन। उसका नाम क्या था? अंतर्मन। तो अपन यहां लिख लेते हैं, आपको याद बना रहेगा। अग्गे ने इनकी संपूर्ण कविताओं का संपादन किया, संपादन अंतर्मन नाम से किया। तो दो लोगों ने किया, एक तो इनकी कुछ कविताओं को चुनकर किसने किया था? उदय प्रकाश जी ने किया था। किस नाम से? तो त्रिकाल संध्या के नाम से। और अंतर्मन नाम से इनकी संपूर्ण कविता साहित्य का संपादन किसने किया? अग्गे ने किया। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब चलते हैं गीत फरोश कविता से। अब जो गीत फरोश कविता है ये गीत फरोश में ही लगी हुई है। किसमें लगी है? गीत फरोश का जो संग्रह है उसमें लगी है। 1956 का संग्रह है, तो ये गीत फरोश संग्रह में ही लगी है। तो इसको तो आपको याद नहीं करना, ये कब आई थी? 1956 में, इसी में लगी हुई है। गीत फरोश ने कविता क्यों लिखी तो उस पर हम चर्चा करते हैं। इनका मन बहुत क्षुब्ध था, बहुत करुणामय हो गया था। उसका कारण था कि इनको अपनी बहन की शादी करनी थी। बहन की शादी करने के लिए इनके पास पैसे की कमी थी और उसी समय इनको फिल्मों में गीत लिखने के लिए बुलाया गया और इन्होंने पैसे के बदले फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। और उसका दर्द इनके अंदर हमेशा रहा कि इन्होंने अपने गीतों को बेचा है, अपनी कविता को बेचा है। और उसी करुणा और क्षोभ से इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है गीत फरोश। और उसमें इन्होंने बताया कि लोगों ने तो ईमान तक बेच दिया, मैंने तो तब भी क्या बेचा है? गीत बेचे हैं। गीत फरोश कविता पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रथम काव्य संग्रह 56 गीत फरोश से ली गई है। संकलन से पहले यह कविता 1951 में प्रतीक पत्रिका में छप चुकी थी। इसको याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि गीत फरोश कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कब हुई थी। तो 1951 में हुई थी और प्रतीक पत्रिका में हुई थी। ये प्रतीक पत्रिका किसकी है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रतीक पत्रिका अग्गे के द्वारा निकाली गई थी। किसके द्वारा निकाली गई थी? अग्गे के द्वारा प्रयाग से निकलती थी। 1948 के लगभग 47-48 के टाइम पे निकाली थी। उसी में 1951 में प्रतीक पत्रिका में छपी थी। गीत फरोश में कुल 68 कविताएं लगी हैं। जो संग्रह है उसमें 68 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता है शब्दों के महल और अंतिम कविता है गीत फरोश। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीत फरोश संग्रह में पहली कविता कौन है या अंतिम कविता कौन है? तो शब्दों के महल से गीत फरोश, ये पहली है और ये अंतिम है। गीत फरोश काव्य संग्रह में अधिकांश कविता प्रकृति सौंदर्य पर लिखी गई हैं, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, घर की याद, नर्मदा के चित्र, मेघदूत, आषाढ़, सावन आदि। अच्छा, सन्नाटा इसी में लगी हुई है, मैंने वहां नीली रेखा तक बता दिया था, तो इसको सुधार लीजिएगा। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के बारे में स्वयं भवानी प्रसाद जी का कहना है। ये गीत फरोश की जो पृष्ठभूमि है, भूमिका है, उसमें कहा है, गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं,
तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे, गीत अच्छे निकल गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। मैं भी बता चुका था कि क्यों लिखी थी इन्होंने गीत फरोश, तो वही दर्द में लिखी थी इन्होंने गीत फरोश जो कविता है वो। गीत फरोश कविता के बारे में स्वयं भवानी प्रसाद जी की एक उक्ति और है कि गीत फरोश कविता कवि कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवि के बदलते हुए दृष्टिकोण को उजागर करती है। व्यंग के साथ साथ इसमें वस्तु स्थिति का मार्मिक निरूपण भी किया गया है। ये उनकी भूमिकाओं से क्वेश्चन लिए गए हैं, वो भूमिकाओं से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। गीत फरोश कविता प्रयोगशील कविता के आरंभिक दौर की महत्वपूर्ण और बहुचर्चित रचना है, ये तो हम जानते ही हैं। यह कविता फेरी वाले को आधार बनाकर लिखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसको आधार बनाया, फेरी वाले को। जो फेरी वाला होता है ना, वो कुछ बेच रहा होता है, उसको आधार बनाया और फिर व्यंग्यात्मक रूप से आपने क्या लिखी, गीत फरोश लिखी। कवि कहता है कि मैं गीत बेचता हूं और ग्राहक अपनी मर्जी के अनुसार तरह तरह की किस्मों के गीत ग्राहकों को बेचता हूं उनकी मर्जी के हिसाब से। कवि गीत की विशेषता बता दूं, कहते हैं कि यह गीत ऐसा है जो सख्त सिर दर्द को दूर कर देता है और पिया को पास बुला देता है। यही पंक्तियां पिछली बार एमपी सेट में आई थी। कवि कहता है कि पहले पहल गीत बेचने में मुझे शर्म आई, बाद में बुद्धि आ गई कि जहां लोग भौतिक वस्तु की भांति ईमान तक बेच डालते हैं, वहां गीत क्यों ना बेचा जाए। तो ईमान तक बेच देते हैं, मतलब भ्रष्टाचार पर बड़ा व्यंग किया गया है। कवि अपने गीतों की विविधता का बयान करते हुए कहता है, यह गीत सुबह का है, यह गीत गजब का है, एक सूनेपन में लिखा गया और एक पुणे में लिखा गया। गीतों की खूबी बताते हुए कहते हैं कि यह गीत पहाड़ों पर चढ़ सकता है, इसे जितना बढ़ाओ बढ़ सकता है, इसे सुनकर भूख प्यास मिट जाती है। यह गीत भुआली नामक तपेदिक के अस्पताल की हवा जैसी असरकारक है, यह गीत तपेदिक की दवा के समान है। आपको बता दूं, जो भुआली है, ये भुआली का वर्णन यहीं नहीं मिला है तपेदिक के लिए। तपेदिक का पहला अस्पताल भुआली में था, महाराष्ट्र में पड़ता है भुआली, नासिक के वहां भुआली में था। और एक कहानी है बादलों के घेरे। बादलों के घेरे में भी नायिका को तपेदिक हो जाता है, तो वो भी भुआली में जाकर रहती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वही भुआली है। यह गीत जन्म और मरण दोनों अवसरों के लिए है। कोई विजय गीत है तो कोई शरण गीत, कोई गीत रेशम का है, कोई गीत खादी का, तो कोई वादी का। कभी रेशमी गीत, शरण गीत, फिल्मी गीत और आदि गीतों की डिजाइन सांकेतिकता के द्वारा जीवन की विडंबना और व्यवस्था को प्रदर्शित किया है। कभी अंतिम में इस बात को स्वीकार करता है कि गीत बेचना पाप है, लेकिन लाचारी बस मैं गीत बेच रहा हूं। गीत बेचता हूं जी हुजूर, गीत बेचता हूं पंक्ति को दोहराने के पीछे कवि मात्र व्यंग की तीव्रता को ही प्रदर्शित नहीं करते, अपितु साहित्य तो समाज में आ रहे अनिवार्य बदलाव की भी सूचना देते हैं। अब इस कविता से महत्वपूर्ण पद अपन ने जो यहां चुराए हैं वो पद अपन देख लेते हैं। जी हां, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं सॉरी, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो अपन ने यहां ली हैं। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सरदर्द सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना सुन कर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। सुबह, यह गीत सुबह का गाकर देखें, यह गीत गजब का ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा है, यह गीत वहां पुणे में लिखा है। यह गीत पहाड़ी चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की दवा हुजूर। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो ये इनकी कविता है। हालांकि जो कोर्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि कविता मैंने पूरी वापस से पूरे पंक्तियां इसकी पढ़ाई हैं, तो वहां आप उसको देख लीजिएगा। अगला है सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल जो कविता है ये भी गीत फरोश में संग्रहित की गई है।
1956 में जो गीत फरोश काव्य संग्रह आया था उसी में ये लगी हुई है। और इस कविता की रचना 1939 में बैतूल शहर के सटे सोना घाटी या सोना झारी पहाड़ी पर हुआ था। इसको सोना घाटी या सोना झारी पहाड़ी कहते हैं। और एक विशेष तथ्य है जो आपको याद रखना है कि इस पूरी कविता की रचना कवि ने बैतूल मतलब सतपुड़ा के जंगलों में ही की है जाके। तो ये अनुभव रहा है उनका सतपुड़ा के जंगल का, और वहीं जाके इन्होंने इसकी रचना की है। सोना झारी या सोना घाटी पहाड़ी है बैतूल के पास में, उसी पर बैठकर की है 1939 में। आपको बता दूं कि 1939 में ही ये प्रतीक पत्रिका में छपी थी, सॉरी दूसरा जो तार सप्तक 51 में आया था उसमें ये छपी थी। किसमें? इस कविता को अग्गे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक जो पत्रिका थी तार सप्तक, उसमें छापा गया था। और फिर जाकर इस संग्रह में उन्होंने इसको संग्रहित कर दिया। इस कविता में प्रकृति के सुषमा सौंदर्य का सजीव वर्णन है। बिल्कुल सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन है, लेकिन सतपुड़ा के जंगल जहां सुंदर हैं वहां भयावह भी हैं। उनमें घुसना आसान नहीं है, वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लोग कैसे पहुंचेंगे, इतना भयावह जंगल है। लेकिन इसमें सुंदरता का भी वर्णन है और भयानकता का भी। पूरी कविता में जंगल का मानवीयकरण किया गया, बिल्कुल किया गया। सतपुड़ा के घने जंगल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला है उसमें अवस्थित है। इस कविता की रचना मिश्र जी ने बैतूल जिला में जिस स्थान पर बैठकर की थी वहां इस कविता को एक शिलालेख पर भी उकेरा गया था। तो एक शिलालेख मतलब एक पहाड़ जो पटिया होता है, पत्थर होता है, उस पर भी उकेरा गया। सतपुड़ा के जंगल कविता में सतपुड़ा का वातावरण अत्यंत सूक्ष्म रूप से अंकन हुआ है। प्रकृति के अंचल को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसा वो है वैसा ही। कवि ने कविता में जंगल की गति, शब्द, भयानकता आदि का चित्रण किया, किंतु जंगल की वह भयावहता आतंकित नहीं करती, ये भी उन्होंने बताया है। सतपुड़ा के जंगल में एक विशेष प्रकार की निस्तब्धता है। वहां ना तो पत्तियों की सरसराहट है, ना पक्षियों का कलरव, सब कुछ अलसाया सा है, अनमना सा है। पेड़ कहीं आसमान को छू रहे हैं तो कहीं आड़े तिरछे बेहतरतीब से फैले हुए हैं, पगडंडियों से बिल्कुल करीब आ बैठे हैं। सांप जैसी वृक्ष लताएं मुसाफिरों के पांव को पकड़ने के लिए तैयार हैं। मकड़ियों, मच्छरों, अजगरों, शेरों और बाघों वाले जंगल कभी गरजते हैं तो कभी दहाड़ते हैं। सतपुड़ा के जंगल में अनेक नदियां, निर्झर और नाले बह रहे हैं। पंछी, फूल, पत्ते, कलियां, हरी घास इनकी शोभा बढ़ाती। इस बीहड़ सतपुड़ा के जंगल में मुर्गे और तीतर, बटेर पालने को गौड़ जनजाति के लोग जो काफी मोटे तगड़े होते हैं झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। तो उन्होंने मुख्यतः क्या पाला है? मुर्गे और तीतर। ये पूछा गया है कितने? 4 मुर्गे तीतर पाले बैठे हैं। कौन बैठे हैं? तो गौड़ जनजाति के लोग बैठे हैं। और गौड़ जनजाति के लोगों की विशेषता उन्होंने क्या बताया? जो काफी मोटे तगड़े हैं और झोपड़ियां बना के रहते हैं। इसमें होली के अवसर पर गौड़ जनजाति मत्त होकर गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि भवानी प्रसाद जी की किस कविता में होली का जिक्र मिलता है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा के जंगल में। श्रीकांत वर्मा सतपुड़ा के जंगल पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ते थे सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, तब मेरा बचपन जागृत हो उठता था। मैं बचपन में उन पहाड़ियों में, जंगलों में लौट जाता हूं जिनसे मैं आज हजारों मील दूर हूं। ने प्रकृति के को नंगे, बीहड़ और बेलौस रूप में देखा है। पहाड़ों का औगड़पन, जंगल की उनिद्रा, नदियों की अकेली यात्रा, वन्य जीव पक्षी की खंडर पुकार। प्रकृति कितनी अकेली है, कितनी डरावनी है, कितने हमारे अंदर है, कितनी हमारे बाहर, यह सब रफ भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में रागात्मक रूप से आ गया है। अब आप महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए सतपुड़ा के घने जंगल का। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊंघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे हैं, चुप खड़े हैं, आंखें मीचे हैं, घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन पत्त को ढक रहे से, पंख दल से पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। एक घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊंघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसलें कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं।
लताओं के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँगते अनमने जंगल, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झन्ना बहन करो, चलो इतना सहन करो, कष्ट से सने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँगे अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ियों वाले, छोटे छोटे झाड़ों वाले, शेर वाले बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंपन से कनकते जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँगते अनमने जंगल। इन गीतों, इन बनों में खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे हैं, बिजन बन के बीच बैठे हैं, झोपड़ी पर फूंस डाले, गौण तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, ससराती घास आती, और महुए से लपकती मत करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँगते अनमने जंगल। तो इस कविता को मैंने वापस से पढ़ाया है, ऐप पे डला हुआ है आपके सिलेबस में, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इनकी कविता। अब इनकी एक कविता और है जिसका नाम है सन्नाटा, जिसका नाम क्या है, सन्नाटा कविता। और जो सन्नाटा कविता है ये 1951 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और गीत फरोश काव्य संग्रह में लगी है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो इनकी एक कविता और है सन्नाटा। सन्नाटा के बारे में बता दूं कि 1951 में एक प्रतीक पत्रिका में छपी थी। किसमें? प्रतीक पत्रिका में। और एक किसमें संग्रहित है? तो गीत फरोश में है। मैं पीछे नीली रेखा तक बता आया हूं, तो उसको आप सही कर लेना। गीत फरोश में संकलित है सन्नाटा। सन्नाटा इनकी बहुचर्चित कविता है। और क्यों बहुचर्चित है? क्योंकि मिश्र जी हैं, उन्होंने नर्मदा के किनारे किसी खंडर में बैठ के लिखी थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे किसी खंडर में लिखी थी, खंडर में लिखी थी। इनका मानना है कि ये जो कविता है वो मौन की भाषा है, इसमें मौन की भाषा आई है। क्यों? क्योंकि खंडर बोलते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने खंडर को सुना है। खंडर बोलते नहीं है, लेकिन इन्होंने खंडर को सुना है। हर खंडर का अपना एक इतिहास होता है। जहां वो खंडर है, कहीं वो महल हुआ करता था, और उस महल में भी किसी राजा या रानी की कोई ना कोई कहानी जरूर रही होगी। उसी को सोचकर इन्होंने इस पूरी रचना को लिख डाला है। और कवि ने इसमें कल्पना की है इस खंडर में। मैं इसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। ये 1951 में प्रतीक पत्रिका में छपी थी, गीत फरोश में संकलित है, नर्मदा किनारे किसी खंडर में लिखी गई है, और इसकी भाषा मौन की भाषा कही जाती है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार कहीं कहीं मिलता है। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको, तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांति बस मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। कहीं कहीं कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी मुझ में कुछ जल जाता है। जो चलता है वह शायद मेढक हो, वह जुगनू है जो मुझको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं। ये विरोधाभास अलंकार है कि अगर आप सन्नाटा हैं तो बोल कैसे रहे हैं। मैं शांत हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। ये सरसर ये खड़खड़ सब मेरी है, यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूं। इस सूने में रहता हूं ऐसा सूना, जहां घास उगा रहता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनमें होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडर चुनता फिरता हूं, मैं ऐसी जगहों में पला बड़ा हूं। हाँ, यह किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर या भू पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा लगा है, जो मुझे भयानक कर देती हैं छूकर। तो जनश्रुतियों कुछ पहरा, उन खंडरों के बारे में कुछ कहानी रही है, उस लोकोक्ति और लोक प्रचलित कहानियों के आधार पर एक कल्पनाशील कविता इन्होंने लिखी है।
तब और बरस बीते राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर रहते हैं मन मन चीते। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को यह गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजान सा सख्ता छा जाता है। ये है कविता। कुछ मैंने प्रारंभ की पंक्तियां सुनाई, कुछ अंत की पंक्तियां सुनाई। ये कविता भी मैंने पूरी पढ़ाई है, आप उस पे जाके देख लीजिए। यहाँ मेरा उद्देश्य इन कविताओं के फैक्टों को बताना था, इन कविताओं के पक्षों को उजागर करना था, इनको लिखने के पीछे मनोस्थिति को बताना था, और जहां से प्रश्न बनते हैं वो बताना था। वो मुझे लगता है कि कार्य पूरा हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।